हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ स्टेप्स देखेंगे एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज देखेंगे। स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम आजकल फोकस इस पे कर रहे हैं, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रहे हैं। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, आर्टिफिशियल कोरल फॉर्मेशन करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे कोरल्स जो हैं मर चुके हैं। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और इनका फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये हमारी हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करते हैं। तो एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल कोरल फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व, जिससे हम कोरल जो हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कोरल फोर्ट्स बना रहे हैं। कोरल क्लेज बना रहे हैं, ठीक है, फोर्ट्स बना रहे हैं जिससे कि वो आर्टिफिशियल कोरल से वो प्रिजर्व हो सके। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे, लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन जो है एनवायरनमेंट को लेकर इंक्रीज हो रहा है। लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन जो है एनवायरनमेंट को लेकर इंक्रीज हो रहा है। लोकल पीपल्स भी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट को भी हम देखते हैं, लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमारे एनवायरनमेंट पर डिस्कशन बढ़ता जा रहा है। एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम है उस पर लोकल पीपल भी डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स भी लिए जाते हैं। ठीक है, और लोकल पीपल्स में हम ये पहले भी देख चुके हैं, जैसे हम अपने यहाँ पर आंदोलन देखते हैं, जैसे चिपको मूवमेंट देखते हैं। चिपको मूवमेंट देखा हमने, ये लोकल पीपल्स के द्वारा ही तो स्टार्ट किया गया था। लोकल पीपल जो थे उत्तराखंड के, उन्होंने तो चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था। हाँ, ठीक है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो उनके जो फॉरेस्ट थे उसको काट रही थी फॉर अवर सेल्फ इंटरेस्ट, तो उन्होंने चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट से चिपक गए थे, उन्हें काटने नहीं दिया फॉरेस्ट। तो ये हम चिपको मूवमेंट देखते हैं। फिर हमने ये भी देखा नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सरदार सरोवर डैम के लिए आंदोलन, और छोटे छोटे आंदोलन बहुत सारे, ये बड़े फेमस मेजर आंदोलन हैं जो जिनके बारे में हम सब लोगों को जानकारी थी, और छोटे छोटे स्टेप सारे लिए जा रहे हैं जिससे कि क्या हो सके, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम हो सके। ठीक है, और हमने सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर डैम जो है ये वाला प्रोटेस्ट देखा, आंदोलन देखा। ठीक है, और हम देखते हैं, हम एफोरेस्टेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। एफोरेस्टेशन, पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग अपने टारगेट के अकॉर्डिंग पेड़ लगाते हैं, जैसे बर्थ हो जाता है कि अपने हर बर्थडे पर पेड़ लगाएंगे, तो अ, इससे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, लोकल पीपल। ठीक है, हमारे यहाँ पर मीटअप्स हो रही हैं, वेल डेवलप्ड इंडियाज मीटअप्स हो रही हैं। लोग जो है डिस्कशन करते हैं इन मीटिंग्स में क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, कैसे चीजों को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इनको लेकर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी बने हुए हैं। और हम देखते हैं हमारे यहाँ पर मेलिट्स मेलिट्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मेलिट्स की खेती पर। ठीक है, मेलिट्स कल्टीवेशन, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी मेलिट्स अच्छे होते हैं और हमारी वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। वेट लॉस में हेल्प करते हैं मेलिट्स, और मेलिट्स हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा करते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो मेलिट्स होते हैं, मेलिट्स में वाटर, ये वाटर इंटेंसिव वाटर, इसमें वाटर का यूज कम होता है।
ठीक है, इसमें जो नॉर्मल क्रॉप से कम वाटर का यूज होता है। ठीक है, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। और हम देखते हैं प्री सीजन एग्रीकल्चर प्रॉपरली हम यूज कर सके लैंड का। ठीक है, हम कोई लैंड होती है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेते हैं, इसमें कैसी सोइल है, क्या सारी चीजें, तो हम इसका प्रॉपर यूज कर सकें। यहाँ पर कौन सी खेती अच्छी रहेगी, कल्टीवेशन कौन सा बेनिफिट रहेगा जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, और हम जो मेजर है फोकस कर रहे हैं ऑन इंक्रीज रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारी ट्रेडिशनल एनर्जी है तो उन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है एनर्जी से, जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, जो ये जिनसे पॉल्यूशन पॉल्यूशन जो है ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, इनको इनका जो इनका यूज हम कम करेंगे। और हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे सोलर पैनल, ठीक है, जैसे बायोगैस, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो अब इसका डॉक्यूमेंट हम एक प्रॉपर देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ चैलेंजेस, गवर्नमेंट की क्या, इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखेंगे। और फिर कुछ चैलेंजेस देखेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ चैलेंजेस देखेंगे। ठीक है, जो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, जैसे ये एग्रीकल्चर फील्ड है हमारी, इसमें क्या करेंगे, बीच में तो क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे, क्रॉप्स को उगाएंगे, जो हमारे सीजनल बेस्ड क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और जो साइड का जो एरिया बचता है, ये जो एरिया है आसपास का, जो फील्ड का जो एरिया बचता है, वहां पर हम फॉरेस्ट को प्लांट करेंगे। ठीक है, वहां पर हम ट्रीज को प्लांट करेंगे, सॉरी, ठीक है, ट्रीज को प्लांट करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो दो चीजों का कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ इनमें भी फ्रूट्स आ सकते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट हों जो भी है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा हमारा सोइल इरोजन रुकेगा, सॉइल इरोजन स्टॉप होगा। ठीक है, स्टॉप तो बिल्कुल नहीं, रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, सोइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, जब यहाँ पर प्रॉपर वाटर रहेगा तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वाटर आएगा तो एब्जॉर्ब करेंगे, आसपास जो है न्यूट्रिशन बढ़ेगा, वाटर से तो न्यूट्रिशन मिलता है, वाटर, और हम इसमें अपने फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, तो इस इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव रहेगी, क्या यहाँ पर आसपास इसको क्रॉप को ही कवर करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे फ्लड फ्लड जो कॉज फ्लड रिड्यूस होगा। ठीक है, फ्लड की कंडीशन कम, फ्लड आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वाटर को ही एब्जॉर्ब कर लिया करेंगे, ट्रीज की रूट्स बहुत बड़ी होती है ना, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हमें ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अब हम जो है अपना देखते हैं।
ठीक है। और हम आर्टिफिशियल कोरल फॉर्मेशन करेंगे, कोरल फोर्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे फॉर प्रिजर्विंग द डिग्रेडेशन ऑफ द कोरल रीफ, है ना। कोरल रीफ जो है खत्म होती जा रही है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए आर्टिफिशियल कोरल्स बनाएंगे, कोरल फोर्ट्स बनाएंगे, बना रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जैसे केन्या में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बैम्बू प्लांटेशन किया है। वो बैम्बू प्लांटेशन क्यों किया है, क्योंकि वहां पर रिलीज वो क्योंकि वो जो बैम्बू होता है वो मोर ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए इससे हमारा जो एनवायरनमेंट वो बैलेंस हो। ठीक है। और जो चिपको मूवमेंट हम अभी बात करी, चिपको मूवमेंट फॉर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, ये तो हमारे इंडिया में ही हो रहा है, हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। डैम्स के मूवमेंट, जैसे हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा, है ना, इन्होंने अपोज करा लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स को, जैसे नर्मदा रिवर पर बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है। मेधा पाटेकर जो मैम थी, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, घर बचाओ घर बनाओ, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन। और सरदार सरोवर डैम पर भी हमने देखा कैसे इतना आंदोलन हुआ, राइट ऑफ द डिस्प्लेस पीपल। यहाँ पर इशू था कि जो डिस्प्लेस पीपल है उनके अधिकारों का क्या, जो डिस्प्लेस पीपल है। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई थी। जो डिस्प्लेस पीपल्स होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम होती है। डिस्प्लेस पीपल एक की प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनका कल्चर का और उनका लाइवलीहुड का पूरा लॉस हो जाता है। उनका क्या कंसर्न, उनके बारे में क्या, उनको उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इशू उठा। ठीक है। एफोरेस्टेशन की बात करते हैं, कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है। जैसे जितना पेड़ होता है उतना कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाता है, ऑक्सीजन उतनी ज्यादा जनरेट होती है। ठीक है। एफोरेस्टेशन की बात करें, वेल डेवलप इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं कि हमारे पास हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम दे, मतलब कि कोई भी फ्लड आने वाली है, कोई भी डिजास्टर आने वाला है, तो उसके बारे में, मैसिव डिजास्टर आने वाला है, उसके बारे में पहले से पता लग जाए, जिससे कि हम क्या करते हैं कि पहले से अपने स्टेप्स ले सकें। ठीक है, हमारा जो लॉस है वो कम हो। तो इसलिए हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्योंकि आजकल हमारा जो वर्ल्ड है वो डिजास्टर प्रोन बन चुका है, हम आसपास ना मैसिव डिजास्टर्स देखते हैं और बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो हम अपना चाहते हैं हमारा इंडिया में इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेल डेवलप्ड हो। ठीक है। और जो कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग दे सके मैसिव डिजास्टर के बारे में, जैसे साइक्लोन आने वाला है, फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो हमें पता चल जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन अनप्लान्ड डेवलपमेंट, और हम क्या करते हैं, हिली एरियाज को उनके हिल्स को काट देते हैं और वहां पर कहीं भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वहां पर टूरिस्ट आए और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, होटल बना रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारे एनवायरनमेंट को अनबैलेंस कर देती है। और फिर अभी हमें कुछ समय में देखने को मिलेगा कि जो हमारा हिमालय है वो भी अर्थक्वेक प्रोन हो जाएगा, वहां पर भी एक मैसिव अर्थक्वेक आएगा तो मैसिव डिवास्टेशन करेगा। ठीक है। ये जो डिजास्टर्स भी हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए अनप्लान डेवलपमेंट पर, है ना। स्टॉप डिवास्टेशन ऑफ हिली रीजन को जैसे वैसे थोड़ा कम से कम डेवलपमेंट करें, वहां पर उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल गवर्नेंस, हमारे जो लोकल गवर्नेंस होती हैं, जैसे कि हमारी पंचायत है, म्यूनिसिपालिटीज हैं, लोकल लेवल पे वो पॉलिसीज बनाए, जैसे प्लास्टिक का यूज जो है बैन कर दो, प्लास्टिक का यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चीपर मिल जाती है ना, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और हमें पता नहीं इसके कितने हार्मफुल कॉजेस होते हैं। ठीक है। रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, और हमें वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना होगा, फर्टिलाइजर्स के यूज को रिड्यूस करना होगा। अगर हम वाटर पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा, फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ता रहेगा, तो वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है। और इससे पूरी हमारी इकोलॉजी अनबैलेंस हो जाएगी। जैसे
और हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप फॉर स्टोर रेन वाटर, और हमें रेन वाटर को स्टोर करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे राजस्थान में लिए जाते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर स्टेप्स, कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं राजस्थान में, वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट को हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, जैसे कि हम वेस्ट को जला देते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को अनबैलेंस करता है। ठीक है, तो हमें एग्रीकल्चरल वेस्ट को डिकम्पोज करना पड़ेगा, और आगे इसके लिए हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगा। ठीक है, इंक्रीज मैलिट कल्टीवेशन। अगर पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटर पॉल्यूशन से हमारा, वाटर पॉल्यूशन और फर्टिलाइजर्स का यूज रिड्यूस करना क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर हम वाटर वाटर अगर फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज होता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज होता है तो इससे क्या होगा, जो ये फर्टिलाइजर होंगे वो वाटर में एसिमुलेट होंगे, मिलेंगे, वाटर के साथ डिजोल्व होंगे। जो फर्टिलाइजर होंगे वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे। है ना, फर्टिलाइजर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, तो जो वाटर है ये रिवर्स में भी जाएगा, ओशंस में भी जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर डिसॉल्व हो जाएंगे तो जो रिवर है और जो ओशन है, तो इन जाने के बाद क्या होगा, मैराइन इकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और ह्यूमन की हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ह्यूमंस को भी बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे अगर ह्यूमंस सी फूड कंज्यूम करते हैं, तो भी उनको, क्योंकि जो ये सी फूड है वहाँ पर भी जो मैराइन इकोलॉजी का पार्ट होता है सी फूड, वहाँ पर जो ये वेस्ट वाटर, जो ये केमिकल वाला वाटर जाएगा, ओवर यूज होगा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर का, तो जो ये वाटर जाएगा इससे क्या होगा कि जो हमारा मैराइन इकोलॉजी, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेराइन ऑर्गेनिजम्स, वो इस तरीके के वाटर में रहेंगे, कंजम्पशन करेंगे, तो उनकी भी अर्ली डेथ होगी। ठीक है, और अर्ली डेथ होगी, या वो आगे उनकी हेल्थ डिग्रेड होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी लाइफ पर भी। और तीसरा हम देख सकते हैं कि जो ये वाटर है ग्राउंड में भी जाएगा, ग्राउंड वाटर पानी में भी, ग्राउंड वाटर जो है धरती पर भी जाएगा, जो वाटर है वो ग्राउंड में मतलब धरती पर भी जाएगा, और पृथ्वी यहाँ पे अंदर जाएगा, जिससे कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी लॉस हो सकती है, होगी तो हो रही है। ठीक है, इसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट में देखने को मिलते हैं। फोकस ऑन प्रीसीजन एग्रीकल्चर प्रॉपर रिसर्च, की मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें फील्ड में जाके बेस्ट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन, है ना, कौन सी कल्टीवेशन सुटेबल रहेगी हमारे फील्ड पर। ठीक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्शन ऑल्सो, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को और हमारे प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक तरीके से कल्टीवेशन करेंगे ना तो वो यूजफुल रहेगी। ठीक है,
यूज हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, और हम अपना जब घर बना रहे हैं तो वहां पर ऐसी चीजों को यूज करेंगे जहां पर हमें गर्मी कम महसूस हो, ठीक है। यूजिंग कूल रूफिंग टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस सोलर एब्जॉर्प्शन, मतलब कि सूरज की एब्जॉर्प्शन कम हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। फोकस ऑन इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे, जैसे कि ब्राजील जो है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। हमारा जो ब्राजील है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। वहां पर क्या है, ब्राजील में जो सोलर प्लांट है वो वहां पर ओशियन में लगा हुआ है, सी एरिया पे उनका जो वहां पे लगा हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो हम पाते हैं हमारे यहाँ हमने कॉप 28 मीटिंग करी, पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस 28, यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में ये हुई। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस, यहाँ पर हमने क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस किया। जैसे हम किस पे बात करेंगे कि हमें प्री इंडस्ट्रियल टाइम के अकॉर्डिंग बस हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमारा इमिशन ज्यादा ना हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्नेबल कम्युनिटीज अडेप्ट टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और हम ये जो और क्या होता है कि जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप नेशन है वहां पर एक ऐसी वर्नेबल डिप्राइव कम्युनिटी रहती है जहां पर उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनके पास रिसोर्सेज की लैक है, तो उनके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है। अचीविंग नेट जीरो इमिशन 2050, और हमें क्या करना है, कार्बन का इमिशन को जीरो करना है 2050 तक, हमने इसकी भी बात की। और बिजनेस लीडर्स जो होते हैं इसमें कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इसमें हमने देखा कौन कौन इन्वॉल्व थे, जैसे बिजनेस लीडर्स थे, यंग पीपल्स थे, क्लाइमेट साइंटिस्ट थे, इंडिजीनियस पीपल्स थे, जर्नलिस्ट थे एंड अदर वेरियस एक्सपर्ट्स थे एंड स्टेक होल्डर्स थे आर ऑल्सो अमंग द पार्टिसिपेंट्स, और ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया इसमें, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि कितना ब्रॉडर इशू हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करें। सिर्फ एनवायरमेंट क्लाइमेट साइंटिस्ट ही नहीं, बिजनेस लीडर्स भी आ रहे हैं, यंग पीपल्स भी आ रहे हैं, इंडिजिनियस पीपल्स भी आ रहे हैं ना, आसपास के लोगों को हम देखते हैं, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, वेरियस अदर एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, स्टेक होल्डर्स भी आ रहे हैं, हाँ, सारे लोग। प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटीज जैसे हम देखते हैं मीटिंग हुई थी 2025 में, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके इतने सारे रूल्स तो बना देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटीज की बात करी जिसमें कि 2025 में हमने मीटिंग हुई जेनेवा में। तो इसमें बोला गया कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी ऑल्सो नोन एज द लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, अब हमने एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किया है, इसे लीगली हमने इसे लीगल बोल दिया, अगर इसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट भी है उस नेशन के लिए। टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन की अब हम क्या करेंगे कि लीगली बाइंड करते हैं जिससे कि हम सीरियस हो गए प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट करंटली अंडर नेगोशिएशन टू एड्रेस द ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस। और हम क्या करेंगे कि इससे क्या करने करने ग्लोबली हमने इस ट्रीटी को बनाया है, और इससे जो हमारा सी एरिया में इतने सारे प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो रही है जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो सी मैराइन ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी जा रही है। तो इन सब चीजों को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि हमारे हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म की बात करी हमने, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन कार्बन इमिशन पे हम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे कि हम क्या करेंगे कि एक लिमिट बना देंगे कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें होता है कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म,
इसमें होता है कि जो कार्बन के इमिशन की हमने एक लिमिट क्रिएट कर दी। कि पर्टिकुलर जो है फार्म इंडस्ट्री इतना कार्बन इमिशन करते हैं, इसमें हमने कर दी कि इतना बस हमारा लिमिट ये हो गई कि हम इतने से ज्यादा कार्बन इमिशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ एक लिमिट बना दी कि एक एक्स वाई जेड लिमिट, हम इतने से ज्यादा कार्बन इमिशन कर ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा, अगर कोई कोई इंडस्ट्री है वो कार्बन इमिशन एक्स प्लस मतलब इससे ज्यादा करती है, तो उसे क्या होगा, उसे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। क्रेडिट वो बाय करेगी। वो कार्बन क्रेडिट अगर कोई एग्रीकल्चर फार्मर है उसने कम करा है, एक्स माइनस मतलब एक्स से भी कम इमिशन करा है, तो वो ये कार्बन क्रेडिट वो इस फार्मर से भी खरीद सकती है वो कंपनी। ठीक है, कार्बन क्रेडिट वो फार्मर से भी, ये कंपनी जो है कार्बन क्रेडिट फार्मर से भी खरीद सकती है। ठीक है, अब इससे क्या होगी, कंपनी परचेज कर लेगी कार्बन क्रेडिट टू फार्मर। फार्मर से परचेज कर लेंगे, जिससे कि क्या होगी, फार्मर की अर्निंग भी होगी। ठीक है, फार्मर की अर्निंग भी होगी, कार्बन क्रेडिट परचेज कर लेगी, फार्मर की अर्निंग भी होगी इससे। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकल मैकेनिज्म। ठीक है, हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली में तो जगह जगह वेस्ट डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, तो हमें देना पड़ेगा वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट को, रिसाइकिल करें प्रॉपर। और हमने ग्रीन बोन्स की भी बात करते हैं। मनी इन्वेस्ट इन एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी हमें मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो ग्रीन बोन्स की के लिए भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ग्रीन बोन्स को भी लेकर आ गए हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, एक लैंडमार्क इंटरनेशनल अकॉर्ड है। इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इसका क्या काम था, उसका काम था कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना। क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, तो इसने बोला ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ह्यूमंस के द्वारा किया गया है। एंड एक्सलरेटिंग एक्शन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और इसका क्या था कि हमें क्या करना है कि हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करना। और हमने अभी ग्रीन हाउस गैसेस पीछे देखी भी है कौन कौन सी होती हैं। रिड्यूस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, और जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे हम, इनका ये भी काम है। ठीक है, अब इन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे जितना था उससे बस हम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना, विद एफर्ट्स टू लिमिट। और धीरे धीरे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमने क्योटो प्रोटोकॉल देखी, अभी हम देख चुके हैं जो इंटरनेशनल पिक्चर ने देखी। इंटरनेशनल ट्रीटी 1992 में हुई, द प्रोटोकॉल बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन रिस्ट्रिक्शन अपॉन डेवलप्ड कंट्री, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो सिर्फ क्या होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है डेवलप कंट्रीज ना करें, डेवलपिंग कंट्रीज को करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपना डेवलपमेंट करना है। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करेंगी, इनका ये मानना था। यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और हम आजकल किस पे भी फोकस करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज आने लगे हैं। ठीक है, चार्ज पॉइंट है, बाइक्स कार ईवी देखने को मिलते हैं व्हीकल्स। ठीक है, और हम चैलेंजेस, अब हम कुछ इन सब चीज, ये स्टेप्स भी हैं और क्या है हमारे पास पॉलिसीज भी हैं, लेकिन ये अभी भी इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। चैलेंजेस क्या क्या है इसके पीछे, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है नेशंस के बीच में। ठीक है, नेशंस प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ पीपल अवेयरनेस, और लोगों को इतनी मतलब चीजों की अवेयरनेस ही नहीं। जैसे प्लास्टिक को इतना नॉर्मल पीपल इतना प्रमोट करते हैं, हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो होती है उसको नॉर्मल फूड जैसे गर्म चाय लेके आ जाना, जो कि हेल्थ कैंसरस है,
फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और हम कहीं भी कहीं भी डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं। ये नहीं कि हम ये भी नहीं सोचते कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, नहीं। जैसे कि हम कहीं भी, हमें थोड़ा खाली जगह दिखती है, कोई भी प्लॉट दिखेगी, कोई प्रॉपर्टी, उसी में डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, ठीक है, जो कि इलीगल है ना, जगह जगह। और वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल होती है, फिर भी मतलब हमें अवेयरनेस ही नहीं है चीज़ों की, ठीक है। और ये अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो लोकल गवर्नेंस का हो सकता है। जो लोकल गवर्नेंस होती है वो क्या करे, वो लोगों को ना ग्राउंड लेवल पे समझा सकती है, अवेयर कर सकती है। और हमें एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करने चाहिए, प्लास्टिक को डंपिंग ग्राउंड ना क्रिएट करें, है ना। तो प्रॉपर हमें मैनेजमेंट पे ये पॉल्यूशन जो है रिड्यूस ऐसे ही होगा, है ना। क्लाइमेट चेंज से हम ऐसे ही फाइट कर पाएंगे। लेकिन हमारे अभी पीपल अवेयरनेस ही कम है। और दूसरा देख सकते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। मतलब हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, और हमारे पास ना फाइनेंस की बहुत कमी है। अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा तो उसके बारे उस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा, हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना है जैसे भी। लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी के कारण क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि डेवलप कंट्री हमारी हेल्प करें। हम क्योंकि डेवलप और डिसडेवलप कंट्रीज है, हमारे पास फाइनेंस की कमी है, तो हमारी हेल्प करें, लेकिन वो हेल्प करने में इतना आगे नहीं आ पा रही है। तो हमें फाइनेंस पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चैलेंजेस थे। थैंक यू। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये पूरी नोट्स चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।